अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, जो पाकिस्तान और भारत के बीच में कशीदगी है, भारत की तरफ से जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, उस फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मुतादिद आलमी रहनुमाओं से राब्ते या डिप्लोमेट से मीटिंग और उसके बाद कुछ आलमी जरीदों की तरफ से लिखे गए कॉलम की रोशनी में ये बात का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि भारत का मीडिया भरपूर तरीके से कोशिश कर रहा है कि वो ऐसे सेंटिमेंट्स क्रिएट कर सके जिसके बाद वहाँ पर जंग पर जाना भारतीय रियासत के लिए लाजमी हो जाए। यानी न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी जो आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल का टाइटल है कि जो इंडिया सीम्स टू बिल्डिंग इट्स केस फॉर स्ट्राइकिंग पाकिस्तान, यानी अपना भारत केस स्टैब्लिश कर रहा है टू स्ट्राइक पाकिस्तान। लेकिन आप जहन में ये रखें कि फैक्ट्स क्या कहते हैं। भारतीय फौज को बदतरीन शर्मिंदगी का सामना उस वक्त करना पड़ा था जब 2019 में बालाकोट पर जो उन्होंने एक हमला किया जिसके अंदर दरख्त और एक दो कौवे जिसमें मारे गए थे। उस हमले के बाद पाकिस्तानी फौज का जो भरपूर जवाब था, उसके बाद ये काले मुंह लेकर शर्मिंदगी के साथ दुनिया में कहीं अपनी शक्लें दिखाने काबिल नहीं रहे थे। भरपूर तरीन तनकीद भारत के अंदर और आलमी सतह के ऊपर इनको सहनी पड़ी थी। यानी उसके बाद 2019 में जो बालाकोट में हुआ था उसमें जो जवाबी वार हुए थे, ये बताते चलूं याद दहानी के लिए कि 2019 में हुए बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान ने जो जवाब दिया था वो अभिनंदन यानी जो उनका पायलट रोका था, उसके अलावा 2 जंगी जहाज गिराए थे। भारत ने अपने ही एक हेलीकॉप्टर को बौखलाहट में गिरा दिया था, यानी उनका अपना ही एक हेलीकॉप्टर गिर गया था, अपना नुकसान हुआ था। इतनी बौखलाहट का शिकार इंडियन जो है फोर्सेस हो गई थी। और इसके साथ बात यहाँ रुकी नहीं थी। 5 ऐसे टारगेट्स मकबूजा कश्मीर में जो कि भारतीय फौज के थे उनको टारगेट किया गया था, जिसमें कृष्णा घाटी सेक्टर को टारगेट किया गया था। और ये बात के उनके जो आर्मी चीफ थे और लीडरशिप थी उनको वाज़े तौर पे पैगाम दिया गया था कि तकरीबन 500 मीटर दूरी पर जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया था जहां पर आर्मी चीफ मौजूद थे, जिसके बाद फौरी तौर पर उन्होंने जगह खाली की थी और वहां से निकले थे, तो ये वाज़े पैगाम था कि पाकिस्तान अगर चाहे तो आपकी मिलिट्री लीडरशिप को भी टारगेट कर सकता है और पूरी भरपूर सलाहियत रखता है टारगेट करने की। तो ये इस मैसेज के बाद इंडिया के अंदर बड़ा शोर उठा था। कई 100 अरब डॉलर्स के असला खरीदा गया और भारत की गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की गई कि इनको जदीद असले से लेस किया जाए। लेकिन इसके बावजूद शायद इनके जहनों में यह बात नहीं आती कि जंगें सिर्फ असले से नहीं जीती जाती, बल्कि जंगें जीतने के लिए जज्बा भी चाहिए होता है। वो जज्बा ईमानी, वो जज्बा शहादत जो पाकिस्तान की फौज में है, वो जज्बा शहादत जो पाकिस्तान के हर शहरी में है, वो जज्बा ईमानी जो हर मुसलमान में होता है पाकिस्तान में है, वो शायद भारत में नापैद है और जिस वजह से भारत को बार बार अपनी मुंह की खानी पड़ी, बार बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो इस दफा जब न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि इंडिया इज बिल्डिंग इट्स केस टू स्ट्राइक पाकिस्तान, और वो ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो 100 डिप्लोमेट से राब्ता कर रहा है उनका प्राइम मिनिस्टर, और वो इधर उधर फोन घुमा रहा है या मुलाकातें कर रहा है या इस वक्त केस बिल्ड कर रहा है, एक बयानिया बना रहा है दुनिया के सामने कि वो पाकिस्तान पर अटैक कर सके। और आखिरी खिताब में और स्टेटमेंट में भी उन्होंने कहा है जी कि एक हार्शेस्ट सजा दी जाएगी जो इस पे कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो फॉल्स फ्लैग इंडिया ने किया है। तो इसके बाद तवक्कात क्या इज़हार किया जा रहा है कि शायद अगले कुछ घंटों में कुछ मामला भारत पीछे बैक स्टेप पे गया है, लेकिन वो कुछ ना कुछ मिस एडवेंचर शायद कर सकता है। पाकिस्तान भरपूर तरीके से इसके लिए तैयार है और मिलिट्री ऑफेंसिव पाकिस्तान ने सामने रखा है अपना। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में फॉल्स फ्लैग के बारे में भी मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। भारत के अंदर भारत पे सवाल उठ रहे हैं, भारत के अंदर सिक्योरिटी लैब से सवाल उठ रहे हैं। वहाँ की फौज, वहाँ की हुकूमत जवाब नहीं दे पा रही कि हम आखिर अपने लोगों को, रियासत को जवाब और आवाम को किस तरह मुतमईन करें कि एक ऐसे इलाके में जहाँ पर टूरिस्ट मौजूद थे वहां 20 मिनट बाद अटैक के जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचते हैं, तो वो किधर थे आखिरकार, और फिर खच्चरों पे बिठा के जख्मियों को अस्पताल ले जाया जाता है। उस जगह पर जहां पर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाता है वहां भी 20 से 25 मिनट बाद वहां फौज क्यों पहुंचती है। और फिर वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट थे तो फिर क्या वजह है कि इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद आपकी इंटेलिजेंस इस हमले को रोकने में नाकाम हो गई। तो भारतीय मीडिया ना इसको कबूल कर पा रहा है, ना बता पा रहा है और ना समझ पा रहा है कि किस तरह इसको हजम करे, इस बात को, इस झूठ को कैसे सामने लोगों के रखे कि यह हमला हुआ है। दरअसल ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और अब इसकी वजह से इंडिया को पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का बायस बनना पड़ रहा है, भारतीय फौज को, भारतीय मीडिया को, भारतीय रियासत को। और फिर अर्नाब गोस्वामी जैसे एंकर्स जो कि भारत के अंदर इन जज्बात को मजीद भड़काकर पूरी तरीके से अपनी रेटिंग्स की कोशिश कर रहे हैं जनरेट करने की, और बीजेपी का हिंदुवाता माइंडसेट उस अवाम को टारगेट कर रहे हैं, उस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी के वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं और उन जज्बात को मजीद भड़का रहे हैं। लेकिन जंग का मजा चख चुके हैं। 2019 में थोड़ा सा चखा था, लेकिन पाकिस्तान वाज़ेह पैगाम दे चुका है कि इस दफा तो जवाब और भरपूर होगा और मौसर होगा
और बिल्कुल ऐसा भरपूर होगा कि आप मुतमईन होकर यहाँ से वापस जाएं। खैर, इस पर बात करेंगे आज प्रोग्राम में। हमारे साथ एक शख्सियत जो कि रिसेंट मशहूर हुए और यानी फैक्चुअली स्ट्रॉन्ग और एक कंटेंट आईआर के ऊपर उनका और डिफेंस के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशंस और डिफेंस के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट के साथ फैक्चुअली उनकी रिसेंट वीडियोस इसलिए वायरल हुई कि बड़ा फैक्चुअली यानी भारतीय चैनल पे बैठ के पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एक बड़ा मुश्किल काम है और उस काम को बड़े खूबी से अंजाम दिया। फैक्चुअली उन्होंने इस पर जो है वो इंडिया के इस पर धज्जियां उड़ाई, इंडियन मीडिया के ऊपर बैठ के इंडियन मीडिया की धज्जियां उड़ाई। अर्नाब गोस्वामी के प्रोग्राम में, अहमद हसन अरबी की बात कर रहा हूँ, और उन्होंने प्रोग्राम में बड़ा फैक्चुअली बताया किस तरह भारत के अंदर कितने ओपन टॉयलेट्स हैं, भारत के अज़ाइम क्या हैं, उनका माइंडसेट क्या है, कितने हज़ार साल हमने हुकूमत यानी मुसलमानों ने हुकूमत की इंडिया पे, और यकीनी तौर पर जो वहाँ पर अब ऐसे जो रैशनल थिंकर्स हैं वो भी समझते हैं इस बात को कि उन्होंने हिस्ट्री को किस तरह मैनिपुलेट किया है, ये दिखाने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था और इंडिया यानी भारत जो था वो जंगें जीता था रिसेंटली जो हुई थी मुगल एरा में। तो इस पूरी सूरत हाल पर हिस्ट्री, प्रेजेंट, फ्यूचर सब पर बात होगी। अहमद हसन अरबी साहब से एक ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब में। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैन-ए-अक़वामी उमूर अहमद हसन अरबी साहब। अहमद हसन साहब रिसेंटली इंडियन मीडिया पर भी आए और जो बड़ा फैक्चुअली उन्होंने पाकिस्तान का केस, पाकिस्तान के आर्गूमेंट्स रखे थे, उसका चर्चा भी काफ़ी हुआ है। अहमद साहब, बहुत खुशामदीद आपको प्रोग्राम में। फरमाइएगा पहले तो, क्योंकि जो भारतीय मीडिया हमने क्लोजली थोड़ा देखा तो वहाँ पर जो सवालात भारत के अंदर उठ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से या दीगर सियासतदानों की तरफ से, ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी लैब्स या इंटेलिजेंस लैब्स हुए हैं इसके ऊपर, तो वो भारतीय मीडिया सवाल नहीं उठा रहा है। अगर उठ भी रहे हैं वहाँ पर उनके इंटरनल लोग उठा भी रहे हैं तो उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये शायद 2014 से पहले नहीं होता था, अब होता है। आपने ये महसूस किया और इसकी वजह क्या है आपके नज़दीक, अहमद साहब? देखें, बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी इंडियन मीडिया जो है वो एक टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है आरएसएस और बीजेपी की हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए। जो इंडिया के अंदर वो फैशिस्ट आइडियोलॉजी अपनी लेके आए हैं, जो आरएसएस का हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है, जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है, जो इंडिया फॉर हिंदूज ओनली का कॉन्सेप्ट है, जो इनका ये प्लान है कि 2030 से पहले हम सारी माइनॉरिटीज को निकाल देंगे, जो इनका प्लान है कि हम एक सुपीरियर रेस हैं। वो आपको याद है इनका सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी का एक आइडियोलॉग रहा हुआ है, तो उसने कहा, उससे पूछा गया जब एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल की होस्ट ने उससे पूछा कि क्या मुसलमानों के राइट्स नहीं है, तो उन्होंने कहा राइट्स जो होते हैं वो इक्वालिटी जो होती है वो इक्वल्स के लिए होती है। तो उसने आगे से पूछा क्या मुसलमान इक्वल नहीं है? सो ये जो इनका माइंडसेट है, ये जो इनकी अप्रोच है, उस सारी को बैक और सपोर्ट इंडियन मीडिया दे रहा है। और इनके जो फेक प्रोपेगेंडा जो ये कल्टिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनको भक्त कहते हैं पूरी दुनिया में, जिनका मजाक बनाया जाता है कि ये अंधभक्त हैं नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत और आरएसएस के, वो सारे बहरहाल जो क्रिएट हुए हैं पिछले 10-15 साल में, जो फैशिज्म इनके थॉट प्रोसेस में आया इंडिविजुअल बेसिस पे पब्लिक तक, वो इंडियन मीडिया के थ्रू आया है। तो लिहाजा सच तो इंडियन मीडिया दिखाना अफोर्ड कर ही नहीं सकता। अच्छा, ये जो आप अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में आप थे भी, अच्छा ये वही अर्नब गोस्वामी है जिसने जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उसने कहा था कि जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी कि वी हैव वन पुलवामा, यानी उनकी जो प्रायोरिटी थी दैट वाज रेटिंग्स एंड व्यूअरशिप, इट वाज नॉट अबाउट पुलवामा, इट वाज नॉट अबाउट इंडिया और पाकिस्तान, उनकी जो, और वो ये इसके बावजूद भी उसकी फॉलोइंग है वहाँ पे। देखें, अर्नाब गोस्वामी को आप अगर टेक्निकली पिछला उसका करियर थोड़ा बहुत देखें तो अर्नाब गोस्वामी ने पिछले 10-15 साल में जो ऑडियंस इस वक्त बीजेपी की है वो सारी की सारी अर्नाब गोस्वामी का उसमें एक मेजर रोल है। अर्नाब गोस्वामी की जो ऑडियंस डेवलप हुई है वो वही ऑडियंस है जो आंखें बंद करके अंधे, गूंगे और बहरों की तरह नरेंद्र मोदी को फॉलो करती है। सो अर्नाब गोस्वामी यस, और वहां पे जाहिर है जब ये कमर्शियलाइज हो जाती हैं चीजें, जब करप्शन आ जाती है इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो फिर वो इसी तरीके से काम करते हैं। अर्नाब गोस्वामी भी बहुत ज्यादा अब इंडिया के जो सेन वॉइसेस हैं वो कहती हैं कि ये टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो टीआरपी के लिए उसने मतलब वो टीआरपी के लिए इंडिया पाकिस्तान की जंग भी करवा सकता है। अच्छा। पिछले दिनों अजित कुमार डोवल ने और जो उसकी इंडियन फाउंडेशन है उसने अर्नाब गोस्वामी की फंडिंग कम करके कुछ यूट्यूबर्स हैं, वो बियर बाइसेप वगैरह उस तरह के लोग हैं, उनको दे दी। तो इसने बाकायदा शोज करना शुरू कर दिए कि नहीं ये सोशल मीडिया वाले जो लोग हैं इनको आप पैसे ना दें, आप हमें ही पैसे दें। सो ये इतना थिक है नरेंद्र मोदी और इसकी हुकूमत के साथ, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कमर्शियलाइज्ड और उसकी बेस के ऊपर सच क्या है
हकीकत क्या दिखानी है, कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, जर्नलिज्म की नॉर्म्स क्या हैं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इनके लिए वो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी जो ऑडियंस है वो दुनिया की सबसे ज्यादा डम ऑडियंस है, जो इन्होंने जिसको बाकायदा तौर पर 10-15 साल लगा के उनकी सोचने और समझने की सलाहियत खत्म कर दी है। अच्छा, अभी यानी ये जो रिसेंट भी मामला हुआ, आपको लगता है कि जैसे 2019 में खास तौर पे एक माहौल इंडियन मीडिया, अर्नाब गोस्वामी और इन जैसे और लोगों ने इस तरह का कर दिया था कि जो गवर्नमेंट थी उस पर इतना प्रेशर हो गया था कि दे हैड टू, जो उन्होंने गलती की पुलवामा की और फिर नतज भुगते उसके, जिस पर हम आगे आएंगे, तो क्या इस वक्त भी जो माहौल है भारतीय मीडिया का वो इस नहज तक आ चुका है कि उन्होंने इतना गरमा दिया और इतनी टेंशन क्रिएट कर दी हैं कि एस्केलेट कर दिया उन मामलात को कि नाउ दे हैव टू डू समथिंग, ये नैरेटिव इतना बन गया आगे? जी, पुलवामा वाले वाकये से कई गुना ज्यादा इन्होंने ओवर कमिट कर दिए। इनको पता नहीं कौन गाइड कर रहा है, कौन इनकी पॉलिसी देख रहा है, क्योंकि मीडिया ये सारा कंट्रोल करते हैं। डेफिनेटली अर्नाब गोस्वामी और वो जो सारा कुछ किया इन्होंने शुरू में किया, इनको इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ने कहा होगा करने के लिए, लेकिन अब इंडियन एस्टैब्लिशमेंट भी पैनिक कर रही है। अब ये अर्नाब गोस्वामी वगैरह भी जो है वो पैनिक कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा कमिट कर चुके हैं, अब वो गलती ये कर चुके हैं कि अब अगर मोदी कोई मिस एडवेंचर पाकिस्तान पे नहीं करता तो मोदी के लिए एक बगावत क्रिएट हो जाएगी विद इन बीजेपी और विद इन इंडिया भी। तो यस, आपका टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, इन्होंने पुलवामा के मुकाबले में अभी बहुत ज्यादा ओवर कमिट कर चुके हैं, हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं। और अब इंडिया के पास पुलवामा में से अगर फॉर इंडिया लेसन्स टू लर्न, अहमद साहब अगर आपने देखे हो तो वो क्या थे आफ्टर पुलवामा अटैक? जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आएंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे और उसमें हमारा एक कौवा या एक दरख्त गिर जाता है, उसके बाद हमारा जो जवाबी वार होता है जिसके अंदर उनके आर्मी चीफ तक 500 मीटर की दूरी पर होते हैं, फिर उसके बाद और भी उनके जो नुकसानात होते हैं, उनके 2 जहाज गिर जाते हैं, बौखलाहट में अपना एक हेलीकॉप्टर गिरा देते हैं। तो आफ्टर ऑल दैट उन्होंने 2019 से 2025 के दरमियान को तैयारी की है, या वो तैयार है जहनी तौर पर दोबारा उस नुकसान को देखने के लिए और बर्दाश्त करने के लिए? क्यों फिर वो इस तरह कर रहे हैं? जी, मटेरियल की अगर आप बात करें तो इन्होंने 2019 से लेकर अब तक पिछले 6 साल में बहुत ज्यादा तैयारी की है। इन्होंने $100 बिलियन से ज्यादा का असलहा खरीदा है। दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर असलहे का इंडिया, और सारा कन्वेंशनल जंग के लिए खरीदा है। सो इनको अपने दिमाग के अंदर ये लग रहा है कि असला खरीद के जंगें जीती जाती हैं, लेकिन वो मैन बिहाइंड स्टील का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इनके यहाँ। तो ये असला खरीदते रहे, तैयारी अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं। पिछले 70 साल से ये कभी पाकिस्तान का वजूद इन्होंने ना एक्सेप्ट किया है, ना ये पाकिस्तान का वजूद कभी एक्सेप्ट करेंगे। आप खुद ही कॉन्सेप्ट को तो समझें। 1000 साल मुसलमानों की गुलामी की, फिर अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों के साथ मिलकर सोचा कि हम मुसलमानों को यहाँ से निकाल देंगे। जब मुसलमानों को निकालने की, और हम अपनी भारत माता जो हमारा ये है उसके ऊपर हम हुकूमत करेंगे। जब गोरों के जाने की बारी आई तो मुसलमानों ने वही भारत माता को चीर के अपना एक अलहदा मुल्क ले लिया। अब वो मुल्क न्यूक्लियर पावर भी है, अब उस मुल्क के पास एक ताकतवर तरीन फौज भी है। 70 साल की कोशिश के बावजूद पाकिस्तान को तो ये गिरा नहीं सके। तो अब इनका माइंडसेट समझे, ये जब तक इनकी सांस में सांस है ये कोशिश करते रहेंगे उस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, जो कि इनको, जिसका एग्जिस्ट करना ही, जिसका होना ही इंडिया की, अखंड भारत की और आरएसएस की नफी है। ये अखंड भारत बनाना चाहते थे 1947 में, पाकिस्तान ने अखंड को रोक के रखा हुआ है। सो ये ग्रेविटी है इस चीज की। कोशिश करते रहेंगे, 2019 में करेंगे, आज की है, कल फिर करेंगे। जो आपने बात भी की, जो आपका बड़ा वायरल हुआ, जिसमें आपका एनालिसिस फैक्चुअल जो आप बात कर रहे थे कि हमने हुकूमत इत्तेसाल की है तो लोगों के ऊपर मुसलमानों ने, तो अब क्या यानी उनका एजेंडा यही है कि उसको वो दोबारा यानी उसका बदला ले सके? उन्होंने अपनी हिस्ट्री तक पूरी जो उनकी मूवीज आ रही हैं उसमें आप देखें तो वो उसमें उन्होंने जिस जंग में उन्हें शिकस्त हुई है उसको उन्होंने अपनी फतह डिक्लेयर कर दी है, पूरी हिस्ट्री रीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑल दीज एफर्ट्स, जो आपको लगता है ये जो रिसेंट 3-4 दिन गुजरे हैं, क्या आलमी सतह पे उनको वो पजीराई मिली है या जो उनको मिलनी चाहिए थी, या उनको जो एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए थी, लेट्स से दैट, वो उनको मिली है? देखिए, एक जलील और एक कायर कौम जो कि अपनी तारीख को ओन, अपनी हिस्ट्री को ही ओन नहीं करती, जो शर्मिंदा है अपनी तारीख पे भी। आप वो क्या इनका वो जो एक वो मेजर जनरल आके टेलीविजन पे बैठा रहता है, वो पागलों की तरह बात करता रहता है, वो
अर्नाब के शो पे भी आता है। जी जी। वो पिछले दिनों इसी शो में कह रहा था चीख चीख कर बहुत ऊंची आवाज में कि मुट्ठी भर मुसलमान पूरे भारत को 900 साल तक उस पे हुकूमत करते रहे, तुम्हें गैरत नहीं आई, तुम्हें ये नहीं आया, वो नहीं आया। सो ये इनका माइंडसेट को डिपिक्ट करता है। और पिछले 4 दिन क्या, पिछले हमेशा से इनको जिल्लत ही उठानी पड़ी है। पिछले 4 दिनों के बाद अब जो मुल्क एक्चुअली जिनके साथ इनकी सेटिंग भी थी, जो चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करे, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भी इसके साथ बैक चैनल पे डिप्लोमेसी कर रहे थे, जो इन्होंने पहलगाम में करवाया, वो मुल्क भी ऑफिशियली इंडिया के बयान को अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इतना भोंडा तमाशा इन्होंने किया। और उसके नतीजे में पाकिस्तान से लेके इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, आप सोशल मीडिया उठा के देखें, आपको इंडिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मीम्स नजर आएंगी, इनकी गलाजत के ऊपर आपको मीम्स नजर आएंगी, और कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया इनको रिजेक्ट कर रही है, लेकिन सिर्फ एक है कि ये फैशिस्ट हैं, ये नार्सिसिस्ट हैं, और इस फैशिस्ट नरेंद्र मोदी जो बुचर ऑफ गुजरात है, यानी आप ये समझ लें कि इस दहशतगर्द के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, और इस दहशतगर्द के पास कमांड है इंडिया की मिलिट्री की। मिलिट्री जंग करना चाहती है या नहीं चाहती वो एक अलग बात है, वो बिल्कुल भी जंग नहीं करना चाहते। दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। उनको पता है पाकिस्तान की आर्मी अच्छा, आप ये जो प्रिपेयर्ड फॉर वॉर वाली बात है, आर दे नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली, और उनके पास वाकई में न्यूमेरिकली भी नंबर्स कम है, क्योंकि व्हाट वी सीन रिसेंटली कि उनके पास पर्सनल का शॉर्टफॉल है। कोविड के दिनों में रिक्रूटमेंट्स नहीं हुई हैं, तो तकरीबन 1 लाख लोगों का शॉर्टफॉल भी है। तो क्या वो न्यूमेरिकली तैयार नहीं है, या केपेबल नहीं है, या इज इट मेंटल माइंडसेट के वो हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है जहनी तौर पे? क्या आपको लगता है? ये तो कोविड वाली तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, इससे तो इतना वो ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सिर्फ देखें ना, लॉजिकली आप देखें, पाकिस्तान की टोटल आर्मी 7 से 8 लाख है जी। इंडिया ने 5 से 6 लाख आर्मी सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में रखी हुई पिछले कई सालों से। अब ये जो छोटी सी वैली है, छोटी सी वैली, उसने इनकी 6 से 7 लाख फौज को अपने अंदर रखा हुआ है, जिसको ये एक बंदा भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि कश्मीर से निकले, और सारी इंटरनली पोजीशनड है। तो ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़े? फिर अभी जब हम बात कर रहे हैं तो नागालैंड और जो इनकी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वहां पे आज तीसरा दिन है कि कर्फ्यू लगा हुआ है, पुलिस मुकाबला और जंग हो रही है वहां पे। मणिपुर में इन्होंने अपनी फौज डिप्लॉय की हुई है, रेड कॉरिडोर पे इन्होंने अपनी फौज डिप्लॉय की हुई है। खालिस्तान के जो सिख फौजी हैं उनके इस्तीफे आ रहे हैं बहुत ज्यादा, ये इनके लिए नया क्राइसिस बन गया। उधर से गोरखाज हैं, वो इस्तीफे दे रहे हैं। तो इंडिया के लिए मिलिटरीली बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो चुका है। उनकी फौज की तरफ से इस्तीफे आ रहे हैं, बिल्कुल वो बैकफुट पे गए हुए, फौजी लड़ना नहीं चाह रहे। दुनिया की सबसे ज्यादा सुसाइड्स इंडियन आर्मी में होती हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा रेप्स इंडियन आर्मी में होते हैं। डीमोटिवेटेड फौज है, और उसका आप मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, जो अपने मतलब खुशी से जाते हैं, जो ख्वाहिश करते हैं रोजाना, जिस मतलब हमें ये कहते हैं कि जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम मौत की धमकी देते हैं। तो पाकिस्तानी तो दिन में 5 दफा दुआ करता है हर नमाज के बाद शहादत की। तो इनको पता नहीं है इन्होंने किस कौम को ललकारा है, इनको पता नहीं इन्होंने किस उम्मत को ललकारा है। और इस दफा जो सेंटिमेंट है, जो लीडरशिप का सेंटिमेंट है, वो बहुत स्ट्रांग और बहुत पावरफुल और बहुत मोटिवेटेड है। इनको पता नहीं चलेगा व्हाट हिट देम। I'm telling you. Exactly. अहमद से साथ ही रहें, एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आते हैं। अहमद साथ मौजूद हैं, खुसूसी बातचीत इनसे जारी है, एक ब्रेक के बाद वापस रहें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। अहमद साहब, ये फरमाइएगा, क्योंकि अभी आपने कहा कि प्रेशर बिल्ड कर रहा है वहाँ का मीडिया, और जो प्रेशर है इट्स काफ़ी गुना ज़्यादा है पिछली बार पुलवामा के मुकाबले में। तो क्या भारत फिर ये गलती दोहरा सकता है? खदशात हैं इसके? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर ये नहीं करते तो मुआवजा होगा। इट वुड बी अ मिरेकल कि इंडिया अगर कोई इस तरह की मिस एडवेंचर प्लान नहीं करता, और हमें तैयार रहना चाहिए, और हम तैयार हैं इसके लिए। देयर एब्सोल्युटली नो डाउट। आज न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल, सारी इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया, जो जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग है, जो इनके अंदर खौफ है, आप देखें, अक्सर ये देखा गया है कि आप एक डॉग की अगर आप बात करें, उसकी एक साइकी होती है कि जब एक तो वो अटैक करता है अटैक करने के लिए, लेकिन ज्यादातर वो जब खुद खौफजदा होता है तो वो हमला करता है।
तो अब एक्चुअली ये खौफजदा हैं, इंडियंस जो हैं पाकिस्तान से बहुत ज्यादा खौफजदा हैं, ये अंदर अपने हालात से बहुत ज्यादा खौफजदा हैं। इनको अब यही लग रहा है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ कोई मिस एडवेंचर नहीं करते तो अंदर बगावत हो जाएगी, फौज के अंदर म्यूटनी हो जाएगी, सिविल वॉर हो जाएगी। और दूसरी तरफ ये है कि अगर ये पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक करते हैं और उसके बाद वो थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाता है, कोई 5-10 दिन 20 दिन तक चली जाती है बात, तो फिर इनको पीछे से खालिस्तान को बचाना मुश्किल हो जाएगा, नागालैंड को बचाना मुश्किल हो जाएगा, मणिपुर को बचाना मुश्किल हो जाएगा। सेवन सिस्टर स्टेट सारी की सारी सिक्किम है, वेस्ट बंगाल के अंदर इतनी शदीद आग लगी हुई है, और उसके बाद बांग्लादेश के साथ इनका प्रॉब्लम है, ऊपर नेपाल के साथ इनका प्रॉब्लम है, दरमियान में 12 किलोमीटर का चिकन नेक है। सेवन सिस्टर स्टेट्स में जो कई रियासतें हैं जिनको चाइना क्लेम करता है, चाइना इनके खिलाफ है। इधर से इनके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि अब ये वो इंडियन मीडिया वो चीज बन चुका है कि जो इंडिया की तबाही को गारंटी कर रहा है। इनको ये नहीं पता कि इनके साथ क्या होने वाली है, ये अपनी तारीख की सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन कर रहे हैं, ये अपनी तहजीब के साथ सबसे बड़ी जो तबाही है जो ये कहते हैं कि हमारी इसमें एक बात बताइए कि हम अक्सर जो यहाँ पे बयानियां भारतीय मीडिया बना रहा है या जो भारत का सोशल मीडिया भी कर रहा है, वो हमें पोर्ट्रे ये कर रहा है कि जैसे हम इकोनॉमिकली एक डिस्ट्रॉयड कंट्री हो चुके हैं पाकिस्तान के बारे में, और इसमें हमारी अपनी भी बहुत सी गलतियां हैं कि हमारे भी यहाँ से कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स या हमने भी मुसलसल जो है वो डिस्पेयर और एक डिसअपॉइंटमेंट ही थ्रू मीडिया मेन स्ट्रीम भी मैं कहूँगा और सोशल मीडिया भी हमने कहा है कि जैसे कुछ भी नहीं है, हालात ख़राब हो गए, तबाह हो गए। तो ये बताएं वहाँ भारत के असल में जो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग माशी हालात क्या है, क्या दे आर स्ट्रॉन्गर देन अस वाकई में, या उनका और बुरा हाल है और बदतरीन हाल है? बल्कि देखें, हम लोग, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, हम लोग पाकिस्तान मुसलमानों की 1400 साल तारीख ये रही है कि हम लोग गद्दारों के मामले में खुद कफील हैं। हमें असल जो नुकसान पहुंचाया जाता है वो अंदर से पहुंचाया जाता है। दुश्मन हमारा कुछ नहीं सकता, चाहे बगदाद हो, चाहे सल्तनत उस्मानिया हो, चाहे उससे सल्तनत अब्बासिया हो। इन सारों को अगर आप तारीख को पढ़ें तो मुसलमानों को हमेशा, टीपू सुल्तान की एग्जांपल ले लें, इकबाल ने इन गद्दारों के ऊपर अच्छा खासा लिखा है बाकायदा तौर पे। सो हमारे अंदर भी कुछ लोग दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पे पाकिस्तान की इतनी बुराइयां करेंगे, पाकिस्तान को और कंपेयर करेंगे इंडिया के साथ। जी, यहाँ पे आप खुद मीडिया के साथ आपका ताल्लुक है, आप देखते होंगे कि एक इतनी फजूल बात होती थी कि जी इंडिया के अंदर मीडिया को आज़ादी है, पाकिस्तान के अंदर तो आज़ादी नहीं है। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक वो प्रॉस्पेरिटी का, ये बांग्लादेश के बारे में इतने साल तक ये कहते रहे कि जी बांग्लादेश की तो इकोनॉमी बहुत अच्छी है और हालात बहुत अच्छे हैं, और शेख मुजीब के ऊपर जो सारा यहाँ पे नैरेटिव चलता रहा, तो हम अपने आप को नुकसान पहुंचाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारे चंद लोगों ने। इंडिया की इकोनॉमी, अगर आप किसी भी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर से पूछें तो उसको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन, इंसानियत के दर्जे से निचले लेवल के ऊपर जो ये मजबूर कर देते हैं जीने के लिए, वो इंडिया की पॉपुलेशन है। सिर्फ 2% है वो टाटास, बिरलास एंड अंबानी, फ्यू बॉलीवुड एक्टर्स जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। बाकी 98% इंडिया का आप हाल तो देखें, 52% पॉपुलेशन के पास टॉयलेट्स नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा आटे की कमी की वजह से लोग इंडिया में मरते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्लम मुंबई में है। दुनिया में, इंडिया में एग्जांपल देता हूं, सत्ती की रस्म अभी भी इंडिया में राइज है कि जब एक बंदा खामन मर जाए तो बीवी उसके साथ अपने आप को जला लेती है। पेगन कल्चर सबसे ज्यादा इंडिया में, सबसे ज्यादा इनह्यूमेन रिचुअल्स अभी भी ये अपने भगवान, जो इनकी कुछ स्टेट्स हैं जिनमें प्रैक्टिस है कि अपने जो डिटीज हैं उनको खुश करने के लिए ये बलि देते हैं इंसानों की। सो इस तरह के माइंडसेट कहाँ है इनकी इकोनॉमी? ये किस इकोनॉमी की बात करते हैं? सबसे ज्यादा जो इनको रेमिटेंसेज आती हैं वो 3 मुसलमान ममालिक से आती हैं। सबसे ज्यादा जो इनकी एक्सपोर्ट्स होती हैं जिससे इंडिया की इकोनॉमी से थोड़ी आ रही है, वो तीनों गल्फ कंट्रीज की हैं। सो किस तरह की इंडिया की इकोनॉमी, क्या बात कर रहे हैं? अब जब करेंगे जब तो पता चल जाएगा कि किसकी इकोनॉमी और क्या इकोनॉमी। वो और जो आपने फौज की बात बताई थी अल्लाह को ये जो इस पे भारत के अंदर तनकीद हुई कि इनके पास इंटेलिजेंस इनपुट थे, पुलवामा पे भी थे लेकिन ये रोक नहीं सके, अभी भी थे लेकिन ये रोक नहीं सके, और इंटेलिजेंस इनपुट ये थे कि उसके आसपास के भी थे कि इतने किलोमीटर के अंदर कुछ हमला हो सकता है। अपनी जो मूवीज ये बनाते हैं उसमें अपनी इंटेलिजेंस अपैरेटस को, अपनी फौज को ये बहुत सुपीरियर दिखाते हैं। इनफैक्ट ये जो मुंबई अटैक्स के ऊपर मेरे ख्याल से सैकड़ों मूवीज बना चुके हैं उसके बाद कि हमने किस तरह उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई या उसके बाद जितने भी हमले हुए। तो क्या दरअसल जो इंटेलिजेंस, जिस तरह इनकी लैब्स हुए हैं इस पूरे मामले में, या जिस तरह उन्होंने फॉल्स फ्लैग किया ये मामला, तो ये जिम्मेदार तो खुद है इसके, या ये इनकी लैब्स हुआ है? क्या आपके नजदीक हुआ क्या, और ये इनके फेलियर ही है, क्या कहेंगे इसे आप?
नहीं, मेरे नजदीक देखें, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है जी। इनकी इंटेलिजेंस ने खुद ये ऑपरेशन किया है। तो आर्ग्यूमेंट हम ये देते हैं, इंडियंस को ये आर्ग्यूमेंट देते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जी हमला हुआ है और हमने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था, तो हम फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था तो फिर इसका मतलब है इंटेलिजेंस फेलियर था। एग्जैक्टली। ये काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं, लेकिन ये इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने खुद हमला किया, इसी वजह से इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, इसी वजह से इन्होंने एसओपीज का ख्याल नहीं रखा। तो ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो बाकायदा तौर पर प्लान किया गया उन डेट्स में कि जब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने इनके पास आना था, उन डेट्स में कि जब इन्होंने दुनिया के साथ अपनी सेटिंग की हुई थी, उन डेट्स में कि जब ये प्लान कर रहे थे कि ये हाई टाइम है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का और पाकिस्तान का पानी रोकने का। इट वॉज एन ऑर्केस्ट्रेटेड प्री मेडिटेटेड नैरेटिव जो कि इन्होंने खुद डिजाइन किया है, जिसकी एक्सपर्टीज है अजित कुमार डोवल, जो समझते हैं कि वो है मास्टरमाइंड है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का। तो ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। सही। और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल आपके नजदीक कितना कैलकुलेटेड था, जिम्मेदाराना था, और इंटरनेशनली जो उस पर रिएक्शन आया उसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? जो इंटरनेशनल रिएक्शन आपका आया है, जो पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के बयानिए को खत्म कर रही है, पाकिस्तान को सपोर्ट करती हुई आपको आज नजर आ रही है। आज पिछले 24 घंटों में न्यूयॉर्क टाइम का आर्टिकल्स है, अमेरिका के अंदर, यूएनओ के अंदर, चाइना, ये सारा कुछ। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि आपने मिलिटरीली एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोस्चर पोस्ट किया इंडिया के लिए, एक मिलिट्री थ्रेट आपने पोस्चर ऐसा इंडिया को दिखाया कि तुम एक स्ट्राइक करोगे, हम तुम्हारे ऊपर 70 स्ट्राइक्स करेंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम्हें क्या what has hit you, और तुम जो ये जहाज और ये टैंकों में बैठ के आ रहे हो, तुम अपनी मौत की तरफ आ रहे हो, you just don't realize it yet। तो पाकिस्तान ने जो मिलिट्री ऑफेंसिव पोस्चर रखा है, उसकी वजह से दुनिया पाकिस्तान को सीरियस ले रही है। और इंडिया को भी आपने देखा है कि वो पैनिक मोड में चले गए, बैकफुट पे चले गए, यूट्यूब चैनल्स बैन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में उनकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। सो ये वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द मिलिट्री पोस्चर, द मिलिट्री ऑफेंसिव दैट वी हैव शोन। उसके बाद दुनिया ने हमें सीरियस लिया। जितना हम ज्यादा ऑफेंसिव इंडिया के साथ रहेंगे, उतनी दुनिया हमें ज्यादा सीरियस लेगी। तो और आप एक्सपेक्ट, क्योंकि आपने इससे पहले कहा कि एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि अब मामला मुआवजा ही होगा कि कोई अगर मिस एडवेंचर ना करें इंडिया, तो व्हेन आर यू एक्सपेक्टिंग दिस, कि कितने दिन में ये हो सकता है, कि इज इट वेरी सून या कुछ टाइम, या क्या आपको लगता है इसकी टाइमिंग्स हो सकती हैं? देखें इनका प्लान जल्दी का था और इनकी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इनको इस तरह की शिकस्त होगी। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जो इनकी धज्जियां उड़ी हैं, उसके बाद से ये थोड़ा बैकफुट, पैनिक्ड हैं, बैकफुट पे हैं। आपने देखा, मैंने आपको अर्नब गोस्वामी का बताया कि वो इनका कितना चहीता है, उसके ऊपर एफआईआर करवाई है बीजेपी की गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने, या एफआईआर करवाने की डिमांड हो रही है, तैयारियां हो रही हैं। उसके अलावा मीडिया के ऊपर इनको बहुत ज्यादा जलील किया गया, इनको इनका असली चेहरा दिखाया गया। और जो पाकिस्तान मिलिट्री का पोस्चर, जो हमारे लोगों का, अवाम का पोस्चर है, अवाम ने, आपने देखा इस दफा कोई वो अमन की आशा, और ये बिल्कुल ये भग से उड़ गई है ये सारी बातें। हर पाकिस्तानी कहता है कि इंडिया का मुंह तोड़ो, तो अब वो खौफ में है, इस वजह से थोड़ा डिले है। एग्जैक्ट टाइम का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और लास्टली स्पीकिंग, जो पानी के जो थ्रेट है, इज इट रियल आपको लगता है, या कैन इट इम्पैक्ट अस, या इसको हमें इसी तरह एक उनकी बोंगी या इस तरह एक बौखलाहट में दिया गया इकदाम समझा जाए? नहीं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का बिल्कुल क्लियर इसके ऊपर डायरेक्टिव है कि अगर पानी को रोका, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और एक्ट ऑफ वॉर का मतलब आपको पता है कि फिर अगर पाकिस्तान के खिलाफ जंग होगी तो they don't know what is going to happen, उनको पता भी नहीं चलेगा कि इनके साथ हुई क्या है। तो इट्स अ वेरी क्लियर, करना है पानी बंद करके देख लो, ट्राई अस। अब तो हम ये कह रहे हैं करके देखो। सही, बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया, अपना मौक़िफ़ दिया, तफसीलन आपने बात की। आफ्टर दिस ब्रेक सिर्फ समराइज करने आएंगे आज के प्रोग्राम को। अहमद साहब, शुक्रिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात उठाए, भारत की हिकमत अमली क्या हो सकती है, जहरियाना रवैया भारतीय मीडिया का भारत की हुकूमत को किस नहज पर लेकर आ गया, कितना प्रेशर बिल्ट हो गया है, और जिस तरह अहमद साहब ने कहा कि शायद मुआवजा ही हो कि भारत की तरफ से इस वक्त कोई मिस एडवेंचर ना हो, एंड ही सेइंग कि द नेक्स्ट 72 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारी तरफ से जो मिलिट्री ऑफेंसिव रखा गया उसके बाद वो बौखला गए हैं और नज़र आ रहा है कि बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। इस नोट पर वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को, अमन सलामती की दुआ के साथ पाकिस्तान की और दुश्मनों के जो अज़ाइम है वो नेस्त तो नाबूद हो। फीडबैक दीजिएगा, जरूर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।